हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं बिलाल अहमद आपके इस कॉम्पिटिटिव गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करते होंगे हमारे चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका मराठा साम्राज्य का पार्ट 1 लोड हो चुका है। आप आराम से जा करके उस पे वीडियो उसका देख सकते हैं। उस पार्ट 1 में, मराठा साम्राज्य के पार्ट 1 में मैंने शिवाजी के बारे में पूरा डिटेल में एक एक चीज़ बता दिया है, जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पीटी के लिए। ठीक है, आपका चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, कोई भी पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, फिर दरोगा हो, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये सारे वीडियो लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो आपका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, आप आराम से जाके देख सकते हैं। पार्ट 1 देखने के बाद फिर हम नया वीडियो आपका ये पार्ट 2 लेकर के आए हैं। हम आपको बहुत बता चुके थे कि अगला वीडियो आपका मराठा साम्राज्य का पार्ट 2 आएगा और फिर एक अगला मराठा साम्राज्य का पार्ट 3 आएगा, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 में हम लोग शिवाजी के बारे में हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके थे। पार्ट 2 में हम लोग शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में और पेशवाओं के का जो काल शुरू होता है, पेशवाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों से एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि एक छोटा सा कि आप प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आने का। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा लेट हो जाने पर आपका टाइम ज़्यादा हो जाता है, आधे घंटे से ज़्यादा का वीडियो हम नहीं बना सकते हैं। आधे घंटे में हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए, तो जैसा कि आप इससे पहले पढ़े हैं, शिवाजी के बारे में पढ़े थे यहाँ पर ये सारा चीज़ कि क्या क्या हम पढ़ाए थे। शिवाजी की 1680 में मृत्यु हो जाती है, 6 जून 1674 में उनका राज्याभिषेक होता है, 1680 में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब फिर किन लोगों ने शिवाजी को क्या क्या कहा, उनके प्रशासन के बारे में हम लोग सब पढ़ चुके थे। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके जो उत्तराधिकारी आते हैं वो कौन आते हैं और किस तरीके से क्या क्या होता है, वो उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो शिवाजी के उत्तराधिकारी 2 पुत्र थे, उनके 2 बेटे थे, एक थे राजा राम और एक थे संभाजी। ठीक है, तो छोटे पुत्र थे राजा राम और बड़े पुत्र थे संभाजी। तो जाहिर सी बात है कि जो बड़े होंगे वो राजा बनेंगे। तो संभाजी 1680 में, शिवाजी की मृत्यु के बाद 1680 में ये छत्रपति बनते हैं, मतलब राजा बनते हैं। 1680 से लेके 89 तक 9 साल रहते हैं। ठीक है, तो आइए उनके बारे में जानते हैं। तो संभाजी 1680 से 79 तक ये शासन करते हैं, मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाते हैं और वे अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाते हैं। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि इस मराठा साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो रायगढ़ किसने बनाया था, संभाजी ने। तो संभाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, रायगढ़ में बनाई। और इनके एक बहुत ही एक विश्वासी अधिकारी थे जिनकी मदद से वे अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाते थे। वो कौन थे, कवि कलश थे। ठीक है, तो कवि कलश उनके एक सबसे विश्वासी अधिकारी थे और रायगढ़ इनकी कैपिटल थी, इनकी राजधानी थी। ठीक है, फिर होता क्या है कि बाद में 1689 में औरंगजेब इनकी हत्या करवा देते हैं, इनको मरवा देते हैं। क्यों, तो औरंगजेब के विद्रोही पुत्र थे एक अकबर। ठीक है, औरंगजेब के एक विद्रोही पुत्र थे, उनके पुत्र थे, बेटे थे अकबर, जो औरंगजेब के से विद्रोह करके आए थे। ठीक है, तो वो उनको संभाजी ने संरक्षण दे दिया था। मतलब अपने मराठा साम्राज्य में संभाजी ने औरंगजेब के बेटे अकबर को संरक्षण दे दिया था, छिपा दिया था। और इसी से गुस्सा होकर के औरंगजेब ने उनकी हत्या करवा दी 1679 में। ठीक है, 89 में। तो 89 में औरंगजेब ने किनकी हत्या करवाती है, तो संभाजी की। तो याद रखिएगा, ये संभाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, रायगढ़। इनके सबसे विश्वासी अधिकारी कौन थे, कवि कलश। और इनकी हत्या कौन करवाता है, तो औरंगजेब 1689 में इनकी हत्या करवा देते हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र को संरक्षण दिया था, इसी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर संभाजी की कहानी खत्म होती है। अब उसके बाद जब संभाजी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद 1689 से लेकर के 1700 तक इनके जो छोटे बेटे होते हैं वो राजा राम, वो शिवाजी के जो छोटे पुत्र होते हैं वह राजा बनते हैं।
ठीक है। ऐसे तो बनना चाहिए, शांबा जी के जो पुत्र थे उनको बनना चाहिए। तो शांबा जी के जो छोटे पुत्र, शांबा जी के जो पुत्र थे वो शाहू थे, शाहू जी, ठीक है। तो वो उस समय बहुत छोटे थे, तो इसी का फायदा उठा के राजा राम जो हैं वो राजा बन गए थे, ठीक है। तो 1689 से लेके 1700 तक, 1700 तक राजा राम के जो शिवाजी के जो छोटे बेटे थे राजा राम, वो क्या करते हैं कि राजा का पद संभाल लेते हैं, ठीक है। और वो अपनी राजधानी सतारा को बनाते हैं। याद रखिएगा कि वो रायगढ़ से अपनी राजधानी को हटा करके, औरंगजेब के डर से रायगढ़ से वो अपनी राजधानी को हटाते हैं और सतारा को अपनी राजधानी बना लेते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रायगढ़ से राजधानी बदल करके कहाँ बनाई थी, तो सतारा को, ठीक है। इस एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ चुके हैं कि मराठा साम्राज्य की पहली राजधानी कौन थी, तो रायगढ़, और दूसरी कौन थी, तो सतारा थी, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपका हो गया। शांबा जी की मृत्यु के समय उनका जो पुत्र था शाहू, जो उस समय वो सिर्फ 7 साल का था, याद रखिएगा। तो 7 साल का था। और क्या उस समय क्या होता है कि जब शिवाजी द्वितीय, सॉरी, 1700 में जब राजा राम की मृत्यु हो जाती है, तो राजा राम की पत्नी ताराबाई जो थी वो अपने पुत्र, होता है क्या है कि देखिए 1689 से लेके 1700 तक, एक मिनट, 1689 से 1700 तक राजा राम शासन करते हैं, ठीक है। 1700 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद राजा राम के बेटे थे कौन, शिवाजी द्वितीय, ठीक है। तो राजा राम के बेटे शिवाजी द्वितीय थे, जो राजा राम के बेटे थे वो उस समय बहुत छोटे थे, तो उन्हीं के को राजा बना दिया जाता है और उनकी संरक्षिका के तौर पर सत्ता संभालती हैं उनकी पत्नी, राजा राम की पत्नी ताराबाई, ये सत्ता संभालती हैं, ठीक है। जबकि शुरू में देखिए होना क्या चाहिए था कि शांबा जी के जो बेटे हैं शाहू, उनको राजा बनना चाहिए था। तो लेकिन जब शांबा जी की मृत्यु औरंगजेब करवाते हैं, तो औरंगजेब क्या करते हैं कि शांबा जी की मृत्यु मतलब हत्या करवाने के बाद वो उनके पूरे परिवार को अपने यहाँ बंदी बना लेते हैं, ठीक है। उनके पूरे परिवार, उनके बेटे को, उनके पूरे परिवार को बंदी बना लेते हैं, ठीक है। तो इसी का फायदा उठा के राजा राम राजा बनते हैं और अपनी राजधानी कहाँ ले जाते हैं, सतारा ले जाते हैं। और जब राजा राम की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद इनकी जो पत्नी है ताराबाई, वो अपने बेटे को मतलब शिवाजी द्वितीय को सत्ता पर बैठाती हैं, लेकिन राज अपने करती हैं, उनके संरक्षिका के तौर पर वे अपना सत्ता को संभालती हैं, ठीक है। लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि जब शाहू जी जब वहाँ पर थे, औरंगजेब से जब छूटते हैं, औरंगजेब जब के पास जब बंदी बने हुए थे, तो वहाँ से जब वो आज़ाद होते हैं, तो आज़ाद होने के बाद जब वहाँ से आते हैं, तो वह एक काफ़ी बड़े हो गए होते हैं और काफ़ी अच्छे युद्ध में, काफ़ी अच्छे मतलब कौशल मतलब अच्छे हो गए होते हैं, ठीक है। तो वो आते हैं और आकर के ताराबाई के साथ युद्ध करते हैं और युद्ध करके सत्ता को अपने अंडर में ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं आगे क्या होता है। शिवाजी द्वितीय संरक्षिका के तौर पर सत्ता पर आती हैं, ठीक है। लेकिन इस समय जब शांबा जी के जो पुत्र थे शाहू, वो पूरे परिवार के साथ औरंगजेब के पास बंदी बने हुए थे, ठीक है। औरंगजेब के पास बंदी बने हुए थे, ठीक है। शाहू जी कैद से आज़ाद होने के बाद खेड़ा नामक जगह पर, याद रखिएगा, जब शाहू जी औरंगजेब के पास से जब आज़ाद होते हैं, तो वो खेड़ा नामक जगह पर ताराबाई के साथ संघर्ष करते हैं और संघर्ष करने में वो जीत जाते हैं और फिर राजा बन जाते हैं, ठीक है। जीतने के बाद सत्ता को अपने संभालने लगते हैं, ले लेते हैं और वो छत्रपति बन जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि सबसे पहले कौन आया, शांबा जी, उनके बेटे शिवाजी के बेटे शांबा जी आए। उनके मरने के बाद कौन आया, उनके शिवाजी के छोटे भाई, छोटे बेटे राजा राम आए, ठीक है। जब राजा राम की हत्या हुई, राजा राम की जब मृत्यु हो गई, तो उनके बाद उनके बेटे आते हैं शिवाजी द्वितीय, जबकि शिवाजी द्वितीय राज नहीं करते हैं, उनकी पत्नी राज करती हैं। राजा राम की पत्नी संरक्षिका के तौर पर ताराबाई, वो राज करती, सत्ता संभालती हैं। लेकिन जब शाहू जी औरंगजेब से जब आज़ाद होते हैं, औरंगजेब के पास से जब आज़ाद हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, ताराबाई के साथ आकर के युद्ध करते हैं, ठीक है। संघर्ष करते हैं, कहाँ करते हैं, तो खेड़ा नामक जगह पर संघर्ष करते हैं और वो सफल हो जाते हैं, जीत जाते हैं और वास्तविक सत्ता को अपने पास संभाल लेते हैं, ठीक है। और नया राजा, नया छत्रपति कौन बन जाता है, तो शाहू जी बन जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे। शाहू जी महाराज जो हैं, वो 1700 कब से कब तक रहते हैं, तो 1707 से लेकर के 1749 तक ये सत्ता को संभालते हैं,
ठीक है। तो याद रखिएगा कि शाहू जी महाराज कब से कब तक बनते हैं, तो 1707 से लेके 1749 तक ये सत्ता पर बने रहते हैं। ठीक है। और यहीं से मराठा साम्राज्य में राजा को छत्रपति के नाम से जाना जाता है। ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि पहले मराठा साम्राज्य में जो राजा होते थे छत्रपति के नाम से जाने जाते थे। ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि धीरे धीरे छत्रपति का पावर कम होने लगता है और पेशवा जो होते थे इनके राज्य में, जो सबसे प्रधानमंत्री पेशवा जो होते थे, उनका पावर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। फिर लास्ट में क्या होता है कि छत्रपति खत्म हो जाते हैं, छत्रपति का पावर, और पूरी तरीके से पेशवाओं का काल शुरू हो जाता है, जो हम लोग आगे देखेंगे अभी। ठीक है। चलिए देखते हैं। पेशवा के पद का सृजन वास्तव में शिवाजी ने ही किया था, लेकिन उस समय वह उतना शक्तिशाली नहीं था। ठीक है। पेशवा का जो पद है उसका सृजन किसने किया था? शिवाजी अपने अष्टप्रधान प्रशासन में, लेकिन उस समय वो उतना शक्तिशाली नहीं था। लेकिन जब शाहू जी का समय आता है, जब शाहू जी छत्रपति राजा बनते हैं, तो उस समय पेशवा क्या हो जाता है? पावरफुल हो जाता है, वो पेशवा शक्तिशाली बन जाता है। कब? जब शाहू जी ने सबसे पहला पेशवा नियुक्त किया था, किसको? बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ एक बहुत ही अच्छे प्रशासन को संभालते थे, बहुत ही अच्छे पेशवा के रूप में सामने आए थे। ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि बालाजी सबसे पहले पेशवा कौन थे, तो बालाजी विश्वनाथ। तो शाहू जी ने अपने कार्यकाल में सबसे पहले पेशवा को नियुक्त किया था बालाजी विश्वनाथ को, जो कि एक सबसे शक्तिशाली पेशवा थे। ठीक है। ठीक है। तो चलिए आगे आते हैं। बालाजी विश्वनाथ के समय ही पेशवा का पद क्या हो गया? वंशानुगत हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि बालाजी विश्वनाथ के समय ही पेशवा का पद क्या हो जाता है? वंशानुगत हो जाता है। मतलब अब जो पेशवा बनेंगे वो कोई और नहीं बनेगा, उस पेशवा के बेटे लोग बनेंगे। जैसे अभी जो बालाजी विश्वनाथ पेशवा बने हैं, तो उनके अगले बेटे, उनके जो बेटे आएंगे वो अगला पेशवा बनेंगे, उनके बाद फिर उनके जो बेटे आएंगे वो अगला पेशवा बनेंगे। ठीक है। तो याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कि पेशवा का पद वंशानुगत किसके कब बना था? तो बालाजी विश्वनाथ के समय बना था। ठीक है। और धीरे धीरे छत्रपति का पावर कम होने लगता है और पेशवाओं का पावर बढ़ने लगता है। ठीक है। चलिए अब आगे यहाँ पर देखते हैं। होता क्या है कि मराठा में जब मराठाओं का जब शासन चलता है, तो एक तरफ तो शाहू जी थे, श्यामाजी के बेटे, और दूसरी तरफ राजा राम के बेटे थे, शिवाजी द्वितीय। ठीक है। राजा राम के बेटे थे शिवाजी द्वितीय। तो इन लोगों ने क्या किया कि अपने एरिया को दो पार्ट में बांट दिया। ठीक है। सतारा का जो क्षेत्र जो संभाल रहे थे वो कौन थे? शाहू जी थे। ठीक है। सतारा का जो क्षेत्र जो चल रहा था, सतारा के क्षेत्र में जो मराठाओं का राज चल रहा था, उसमें कौन संभाल रहा था? शाहू जी। और कोल्हापुर का जो क्षेत्र था, उस पर किसका शासन चल रहा था? तो शिवाजी द्वितीय का शासन। ठीक है। तो मराठा साम्राज्य जो है वो दो पार्ट में बढ़ गया था, जिसमें एक तरफ थे सतारा का क्षेत्र और एक तरफ कोल्हापुर का क्षेत्र। तो सतारा में शासन चल रहा था शाहू जी का, और कोल्हापुर में चल रहा था शिवाजी द्वितीय का, जो राजा राम के बेटे थे। ठीक है। चलिए आगे आते हैं। शाहू जी की मृत्यु के बाद 1750 में क्या होता है कि एक संगोला की संधि होती है। ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। संगोला की संधि 1750 में हुई थी, शाहू जी के मरने के बाद। तो शाहू जी के मरने के बाद 1750 में संगोला की संधि होती है, और उस संगोला की संधि में क्या होता है कि कोल्हापुर के जितने भी शासक थे, जैसे शिवाजी, कोल्हापुर के किसके अंडर में चल रहा था? शिवाजी द्वितीय के अंदर में। तो कोल्हापुर के जो शासक होते थे वो अब वास्तविक शासक किसको मान लेते हैं? पेशवाओं को। अब यहाँ से पेशवा का पावर शुरू हो जाता है। छत्रपति अब यहाँ से खत्म, अब मेन हेड हो जाते हैं कौन? पेशवा हो जाते हैं। अब अगला जो पेशवा बनेगा वही मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाएगा। ठीक है। तो उस संगोला की संधि 1750 में होती है, और उस संधि में पेशवाओं को सबसे वास्तविक मराठाओं का वास्तविक संरक्षक मान लिया जाता है। ठीक है। मतलब वास्तविक शासक किसको मान लिया जाता है? पेशवाओं को। ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को। अब यहाँ से क्या होता है? पेशवा का काल शुरू हो जाता है और छत्रपति का काल समाप्त हो जाता है। तो अब पेशवा कौन? सबसे पहले पेशवा कौन आए थे? तो बालाजी विश्वनाथ आए थे। याद रखिएगा, यहाँ सबसे पहले पेशवा बने थे। तो सबसे पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ कब से कब तक बने? डेट भी हल्का फुल्का याद रखिएगा, 1713 से लेकर के 1720 तक। ठीक है, 7 साल। तो 1713 से 1720 तक सबसे पहले पेशवा कौन बने थे? बालाजी विश्वनाथ। अब इनके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको जान लिया जाए। तो ये प्रथम और प्रमुख पेशवा के नाम से जाने जाते हैं। कौन? बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ सबसे प्रथम पेशवा, प्रथम और प्रमुख पेशवा के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी माना जाता है। याद रखिएगा, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसको माना जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को।
ठीक है। 1719 में इन्होंने फर्रुखशियर को हराने में और सैयद बंधुओं को जिताने में मदद की थी। याद रखिएगा, यही वो पेशवा थे, मराठा थे, जो फर्रुखशियर की हत्या की थी। ठीक है, इन्होंने सैयद बंधुओं के साथ मिल करके फर्रुखशियर को हरा दिए थे, उनकी हत्या कर दिए थे। ठीक है, और यहीं पर मराठाओं के साथ एक संधि होती है, बहुत बड़ी संधि, सैयद बंधु और मराठाओं के बीच में एक संधि होती है, और उसी संधि को मराठा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो हम आपको उत्तर मुगल काल में पढ़ा चुके हैं। आप जाके वहाँ देख सकते हैं उस वीडियो में। ठीक है, तो याद रखिएगा 1719 में फर्रुखशियर को हराने के बाद सैयद बंधु जो होते हैं के सहयोग से वो फर्रुखशियर को हरा देते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। और इसी के बदले में क्या होता है कि सैयद बंधु मतलब मुगल साम्राज्य और मराठाओं के बीच एक संधि होती है, जिसको हम लोग दिल्ली की संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, दिल्ली की संधि के नाम से जानते हैं, और इसी संधि को मराठाओं का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 1720 में इनकी मृत्यु हो जाती है, किसकी? बालाजी विश्वनाथ की। ठीक है, अब अभी मृत्यु के बाद अब कौन आता है? तो बालाजी विश्वनाथ के बेटे आते हैं, बाजीराव प्रथम आते हैं। ठीक है, सबसे पहला पेशवा कौन? बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, अगले पेशवा कौन है? उनके बेटे बाजीराव प्रथम आए, और उनके बाद अगला पेशवा कौन आएगा? तो उनके बेटे बाजीराव प्रथम के बेटे आएंगे बालाजी बाजीराव। ठीक है, चलिए आते हैं। ये हो गया आपका बालाजी विश्वनाथ के बारे में हो गया। अब आते हैं हम लोग बाजीराव प्रथम के बारे में, जो कौन थे? बालाजी विश्वनाथ के बेटे थे। उनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग जान लें क्या क्या हुआ था। तो बाजीराव प्रथम जो थे वो 1720 से लेकर के 40 तक मतलब 20 साल तक वे पेशवा का पद संभाले। ये दूसरे पेशवा बने। ठीक है, यह दूसरे पेशवा थे, शाहू जी के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य का विस्तार करते हैं। ठीक है, तो यह बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। याद रखिएगा, यह जो बाजीराव प्रथम जो थे वो इन्हीं काल में मराठा साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक हुआ था। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे, वह हैदराबाद के निज़ाम, गुजरात, मालवा, पुर्तगाल आदि से संघर्ष करके मराठा साम्राज्य का विस्तार करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? हैदराबाद के निज़ाम के साथ संघर्ष करते हैं। गुजरात, मालवा, पुर्तगाल आदि के पुर्तगाल की जितने भी शक्ति भारत में थी उन लोगों के साथ वे संघर्ष करते हैं, और संघर्ष करने के बाद वे अपने मराठा साम्राज्य को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, विस्तार करते हैं। ठीक है, बाजीराव प्रथम, इन्हीं के समय मराठा साम्राज्य का विस्तार अधिक हुआ था। ठीक है, अब आगे आइए। शिवाजी प्रथम बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल के निमंत्रण पर आक्रमण के समय उन्हें सहयोग देने गए थे। याद रखिएगा, बुंदेलखंड के राजा थे एक छत्रसाल। इन्होंने क्या किया था कि बाजीराव प्रथम को निमंत्रण दिया था। ठीक है, कि वह आए और उनकी मदद करें और उनको सहयोग दें। तो ये जब वहाँ गए थे उनको सहयोग देने के लिए, तो उनसे वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है। एक मुस्लिम नृत्यांगना थी मस्तानी, उन्हीं से। एक बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, इस पर फिल्म भी बनी है, आपको याद रखिएगा, मस्तानी। ठीक है, तो यही बाजीराव प्रथम जो थे वो जब वहाँ जाते हैं तो उनकी मुलाकात एक मुस्लिम नृत्यांगना से होती है जिनका नाम था मस्तानी, और उनसे उनको प्यार हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि इनकी मुलाकात किससे होती है? तो मस्तानी से। इस पर एक मूवी भी बनी हुई है। और 1740 में क्या होता है कि इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? 1740 में इनकी मृत्यु हो जाती है बाजीराव प्रथम की। ठीक है, चलिए, तो पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ, अगले पेशवा बाजीराव, और तीसरे पेशवा जो आएंगे बालाजी बाजीराव आएंगे। आप दोनों को मिला दीजिए, इनका ले लीजिए बालाजी और इनका ले लीजिए बाजीराव। तो बाजीराव के बेटे कौन हो गए अब अगले? तो बालाजी बाजीराव। ठीक है, बालाजी बाजीराव ये कौन थे? तीसरे पेशवा थे, जो 1740 से लेके 1761 तक। ठीक है, 1740 से 61 तक 21 साल तक वे क्या किए थे? पेशवा का पद संभाले थे। ठीक है, तो इनके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जान ले, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से ये जितने भी पॉइंट आपके बताए जा रहे हैं ये सारे आपके एग्जाम ओरिएंटेड, क्वेश्चन ओरिएंटेड हैं। ठीक है, इसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, तीसरे पेशवा कौन बने? बालाजी बाजीराव, 40 से 61 तक। ठीक है, इन्हें हम लोग नाना साहिब के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, बालाजी बाजीराव को नाना साहिब के नाम से जाना जाता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इन्होंने सबसे अधिक मराठा साम्राज्य का विस्तार किया था, मतलब बाजीराव से भी ज़्यादा अधिक इन्होंने मराठा साम्राज्य को और आगे बढ़ाया था। ठीक है, इन्होंने बंगाल के नवाब अलवर्दी खां को भी हराकर और उन्हें चौथ लेने से विवश कर दिया था।
ठीक है, वही अलवर्दी खां जो इतना बंगाल में पावरफुल था, वो उनको बालाजी बाजीराव जो थे वो उनको बंगाल के नवाब अलवर्दी खां को हरा दिया था, और हराने के बाद उनको चौथ देने के लिए विवश कर दिया था। आपको मालूम है कि चौथ किसको कहते हैं? चौथ और स्वदेशमुखी हम पहले ही वाली वीडियो में बता चुके हैं कि चौथ बाहरी लोगों से लिया जाता है और स्वदेशमुखी अपने लोगों से लिया जाता है। ठीक है, तो अलवर्दी खां से चौथ लेने के लिए विवश कर दिया था उनको। ठीक है, और अगला 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। ठीक है, जिस तीसरे युद्ध में किसके साथ युद्ध होता है? तो अहमद शाह अब्दाली के साथ होता है, और इन्हीं के साथ होता है बालाजी बाजीराव। ठीक है, तो 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से हार जाने के कारण और अपने पुत्र विश्वासराव और आर्मी चीफ सदाशिव राव की मृत्यु के बाद इनका सदमे के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, देखिए होता क्या है कि ये पेशवा बने रहते हैं, बालाजी बाजीराव जो है वो पेशवा रहते हैं। तो इन्हीं के शासनकाल में एक अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है। ठीक है, भारत पर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है, और ख़ास करके वो आक्रमण किस पर होता है? वो मराठाओं पर आक्रमण नहीं होता है। इस पर मूवी भी है, आप याद रखिएगा, आप मूवी देख सकते हैं जाकर के, एक बहुत अच्छे से उसको समझ में आ जाएगा। तो ये जो अब अहमद शाह अब्दाली जो भारत पर आक्रमण करता है, तो ये आक्रमण मराठाओं पर नहीं करता है, ये आक्रमण मुगलों पर करता है, दिल्ली पर। दिल्ली को अपने कब्जे में लेने के लिए, और दिल्ली में जो मुगल के राजा थे उन पर वो आक्रमण कर रहा था। लेकिन उस समय मुगल के जो राजा थे वो बहुत ही कमज़ोर थे, और वो किसके संरक्षक में थे? मराठाओं के संरक्षण में थे। ठीक है, तो मराठाओं ने कहा कि जब मुगल हमारे संरक्षण में हैं और कोई बाहरी इनके ऊपर आक्रमण करने आ रहा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी जाके रक्षा करें। तो मुगलों को बचाने के लिए वो मुगल के बदले में वो गए थे लड़ने के लिए, किसके साथ? अहमद शाह अब्दाली के साथ। ठीक है, तो होता क्या है कि इस अहमद शाह अब्दाली जो है वो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के जो पेशवा थे बालाजी बाजीराव, उनके साथ युद्ध होता है। ठीक है, तो बालाजी बाजीराव जो है वो अपने बेटे सदाशिव राव, देखिए वो अपने पुत्र विश्वासराव और उनके आर्मी चीफ थे कौन? सदाशिव राव, उनको दिल्ली भेजते हैं। महाराष्ट्र कहाँ भेजते हैं? सीधे दिल्ली भेजते हैं। तो वो लोग दिल्ली जाते हैं, जाकर के उनके साथ युद्ध करते हैं। किसके साथ? अहमद शाह अब्दाली के साथ। और बहुत ही ज़बरदस्त बराबरी का युद्ध होता है, और वो होते होते लास्ट में ये मराठा हार जाते हैं और अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। लेकिन जीतने के बाद अहमद शाह अब्दाली इनकी मराठाओं की बहादुरी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है, और एक पत्र लिख करके बालाजी बाजीराव को एक पत्र लिख करके भेजता है कि आपके जो बेटे थे और आपके जो आर्मी चीफ थे विश्वासराव, इनसे वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ, और फिर उसने कहा कि मैं दोबारा फिर से इस भारत पर कभी भी आक्रमण नहीं करूँगा, क्योंकि इन्होंने देखा कि मराठा जो थे वो बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही मतलब बहुत ही जांबाजी से क्या कर रहे थे, उनका सामना कर रहे थे। ठीक है, बहुत ही मतलब करेज के साथ वो उनका सामना कर रहे थे, और आखिर में जाकर के ये लास्ट में हार जाते हैं। ठीक है, तो इसी के सदमे से क्या होता है कि बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जब दोनों इस युद्ध में मारे जाते हैं, उनके बेटे और उनके आर्मी चीफ उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, सदाशिव राव। ठीक है, तो ये जब दोनों इस युद्ध में मारे जाते हैं, तो इसी के सदमे के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी? बालाजी बाजीराव की। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा पूरा डिटेल में कैसे कैसे क्या क्या हुआ। और आप चाहें तो उसकी मूवी भी जाके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी इनकी मूवी आई हुई है, अहमद शाह अब्दाली और बालाजी बाजीराव की इसमें पूरी डिटेल में उसमें पूरा बताया गया, पूरा स्टोरी। ठीक है, तो चलिए, तो तीन पेशवा के बारे में आपको मालूम चल गया। पहला था कौन? पहला बालाजी विश्वनाथ, दूसरा बाजीराव प्रथम, और तीसरा बालाजी बाजीराव। ठीक है, तीसरे के बाद अब आते हैं चौथे पेशवा, आते हैं माधवराव। ठीक है, माधवराव कौन है? तो ये भी कौन होंगे? बालाजी बाजीराव के बेटे थे। तो माधवराव कब से कब तक बने? ये 1761 से लेके 72 तक ये पेशवा का पद संभालते हैं। कौन? माधवराव। ठीक है, ये बालाजी बाजीराव के पुत्र थे। ठीक है, इन्होंने पुनः मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया। इन्होंने हैदराबाद के निज़ाम और मैसूर के हैदर अली के साथ को चौथ देने के लिए विवश कर दिया था, मतलब उनके साथ युद्ध करके और उनको विवश मजबूर कर दिया कि वो उन्हें चौथ दें। ठीक है, किनको? हैदराबाद के निज़ाम और मैसूर के हैदर अली को विवश कर दिया चौथ देने के लिए। ठीक है, और शाह आलम द्वितीय अंग्रेज का संरक्षण छोड़ करके इन्हीं मराठाओं का संरक्षण स्वीकार किया था।
ठीक है। तो माधवराव जो थे वो उनके बारे में कुछ ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना है कि ये बालाजी बाजीराव के पुत्र थे। इन्होंने भी मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया और हैदराबाद के निज़ाम और मैसूर के हैदर अली को चौथ देने के लिए विवश कर दिया था। ठीक है। अब आते हैं हम लोग माधवराव के बाद उनके अगले आते हैं बाजीराव द्वितीय। ठीक है, ये अंतिम पेशवा थे। बाजीराव द्वितीय जो थे वो कौन थे? माधवराव के बेटे थे बाजीराव प्रथम द्वितीय, और ये बाजीराव द्वितीय पेशवा का अंतिम पेशवा थे। इनके बाद क्या होता है कि एंग्लो मराठा वार हो जाता है, और एंग्लो मराठा वार होने के बाद मराठाओं का समापन हो जाता है और पूरी तरीके से अंग्रेज के कब्जे में आ जाता है मराठा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो बाजीराव द्वितीय जो थे वो अंतिम पेशवा थे। ये कब से कब तक बने? तो 1772 से लेकर 1818 तक ये कौन थे? पेशवा का पत्तनहाल है, बाजीराव प्रथम। तो इनके बारे में भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही 2 पॉइंट याद रखना कि ये अंतिम पेशवा थे और ये माधवराव के पुत्र थे। ठीक है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाता है वो सब हम आपको ऊपर बता चुके हैं। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि बाजीराव द्वितीय जब अंतिम पेशवा होते हैं तो उसके बाद क्या होता है? एंग्लो मराठा युद्ध होता है। ठीक है, एंग्लो मराठा युद्ध किनके बीच? अंग्रेज और मराठाओं के बीच होता है, जिसमें से 3 एंग्लो मराठा युद्ध होता है जो आपको एकदम रट लेना है। इनका सिर्फ और सिर्फ डेट पूछा जाता है और कुछ भी नहीं। एंग्लो मराठाओं के बारे में जो युद्ध होता है उनका डेट पूछा जाता है कि प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध कब हुआ था। मैचिंग के लिए अक्सर आता है कि प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध कब हुआ था, प्रथम कर्नाटक वार कब हुआ था, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था। ये सारा चीज़ आपको मैच द फॉलोइंग के रूप में आता है। तो हम ये मैसूर युद्ध, कर्नाटक वार सब हम आपको डिटेल में आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। एक एक वीडियो बना के आप जाके देख सकते हैं। तो एंग्लो मराठा युद्ध में क्या हुआ था? तो 3 एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था। कब कब? प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था 75 से 82। डेट याद रखिएगा, रट लीजिए अभी। प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच में होता है। द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध कब होता है? 1803 से 1805 के बीच में। ठीक है, मतलब 20-21 साल के बाद। तो 1775 से 82 के बीच में हुआ कौन था? प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध। और दूसरा क्या होता है? 1803 से लेकर 1805। ठीक है, तो द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध। और तीसरा होता है 1817 से 1818 तक चलता है। ठीक है, तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध। ठीक है, तो चलिए रिवाइज कर लीजिए एक बार। प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध कब हुआ? 75 से 82। ठीक है, दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध कब हुआ? अब सीधे 20 साल बाद आइए, 21 साल, 1803 से लेकर के 1805 तक। ठीक है, 3, 4, 5 मतलब कि 3 साल, 2 साल, 3 साल चला। तो 1803 से 1805 तक। और तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध कब हुआ? 1817 से लेकर 1818 तक, 2 साल। ठीक है, 1775 से 82, 1803 से 1805 और 1817 से 1818, 1 साल। ठीक है, ये तीनों एंग्लो मराठा युद्ध हुआ। ठीक है, इसका डेट एकदम रट लीजिएगा, हर एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पर। अब होता क्या है कि मराठा जो था वो कई पार्ट में बट गया था। सब अलग अलग मिस्र में, अलग अलग पार्ट में, राज्य में बट गया था। सबका अलग अलग खंड में हो गया था, जिसमें से कई सारे अलग अलग वंश निकल के आ गए थे इसमें से मराठाओं में। जिसमें एक था भोसले वंश था, जिसको जो नागपुर में राज करता था। नागपुर में कौन थे? भोसले वंश। गायकवाड़ कहाँ थे? बड़ौदा गुजरात में थे। होलकर कहाँ थे? इंदौर में। और सिंधिया कहाँ थे? उज्जैन ग्वालियर में। ये सब किसके भाग थे? मराठाओं के भाग थे। ये सब आपस में बढ़ गए थे। ठीक है, तो आपसे ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भोसले वंश किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो भोसले थे नागपुर से। गायकवाड़ किससे थे? तो गुजरात, बड़ौदा गुजरात से। और होलकर कहाँ से थे? इंदौर से थे। होलकर कहाँ थे? इंदौर। और सिंधिया कहाँ के थे? उज्जैन ग्वालियर से। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो समझ में आ गया, याद हो गया होगा। भोसले नागपुर, गायकवाड़ बड़ौदा गुजरात, होलकर इंदौर और सिंधिया उज्जैन या ग्वालियर। ठीक है, दोनों में से जो ऑप्शन में होगा आप मार दीजिएगा। चलिए अब उसके बाद कुछ संधि यहाँ पर होती है, जो इंपॉर्टेंट संधि उनका डेट आपको याद रखना है। जो इंपॉर्टेंट संधि है वो हम आपको बता देंगे। देखिए पहले तो हुई थी आपको सूरत की संधि, पुरंदर की संधि और सालबाई की संधि। पुरंदर की संधि तो हम आपको बता ही दिए थे किनके किनके बीच हुई थी। तो पुरंदर की संधि, सूरत की संधि 1775 में। ठीक है, पुरंदर की संधि 76 में और सालबाई की संधि 1782 में होती है। ठीक है, और फिर आ गई बेसिन की संधि 1802 में और देवगांव की संधि 1803 में। जिसमें से आपको इंपॉर्टेंट कौन है? पुरंदर और सालबाई की संधि, इनका डेट याद रखिएगा। पुरंदर की संधि 1776 में किनके बीच हुई थी? शिवाजी और
राजा जयसिंह के बीच, ठीक है, जो 35 किले में से 23 किला देना पड़ा। तो पुरंदर की संधि और सालबाई की संधि ये इंपॉर्टेंट है, बेसिन की संधि ये इंपॉर्टेंट है, 1802 में हुई थी। और उसके बाद नागपुर की संधि 1816 में, ग्वालियर की संधि 1817 में, पूना की संधि 1817 और मंदसौर की संधि 1818 में हुई थी, ठीक है। तो ये याद रखिए। तो जिसमें इंपॉर्टेंट कौन है, पुरंदर की संधि है, सालबाई की संधि, बेसिन की संधि, ठीक है। बाकी उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। ग्वालियर की संधि कभी कभी याद रख लीजिए, मतलब हल्का नज़र में रखना है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव यही आता है, पुरंदर की संधि, सालबाई की संधि, बेसिन की संधि, ठीक है। अब आ गया ये आपका इतना पूरा हो गया। मराठा साम्राज्य में जितना चीज़ आपको पढ़ाना था वो सारा कुछ हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा। तो टाइम आपका आधा घंटा हो चुका, हमने आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि वीडियो आपका आधा घंटा से ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि आप लोग खुद उस वीडियो को नहीं देख पाएंगे, आपका मन नहीं लगेगा। तो इसीलिए हम पार्ट बाई पार्ट करके वीडियो लेके आ रहे हैं। तो मराठा का 2-3 पार्ट में वीडियो रहेगा। पार्ट 1 में शिवाजी के बारे में, पार्ट 2 में शिवाजी के उत्तराधिकारी और पेशवाओं के बारे में मैंने बता दिया, और पार्ट 3 जो आएगा वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जो मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का होगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और उसके बाद मराठा के बाद हम लेकर के आएंगे अब मॉडर्न हिस्ट्री का आगे वाला पार्ट चलेगा। अब आगे इसमें आपका आएगा भारत का, अंग्रेज़ों के समय भारत का जो आर्थिक स्थिति थी उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। जैसे अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवारी बंदोबस्त, फिर महलवारी बंदोबस्त, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद अगला वीडियो आएगा 1857 की क्रांति का, ठीक है। इसी तरीके से हम टॉपिक बाय टॉपिक करके हम सारा वीडियो आपके लिए लेते आएंगे। आपका काम है बस खाली ईयरफोन लगाइए, चुपचाप से फोकस होकर के वीडियो को देखिए, अपने आप दिमाग में वो बैठता जाएगा। और देखने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक में बनाने की भी जरूरत नहीं है, हम सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीडियो में ही ले आ रहे हैं, ठीक है। आप अपना वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना लीजिएगा। तो चलिए इजाज़त लेते हैं, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बहुत मेहनत से आपके लिए सारा वीडियो बनाते हैं। चलिए और हाँ, अगर आप लोगों को अगर पीडीएफ की ज़रूरत है, ये ऐसी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं कि पढ़ने के बाद एक बार पीडीएफ एक बार देखें, पीडीएफ रखें, तो आप चाहें तो पीडीएफ हमसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। वन टाइम एक बार में कुछ चार्जेस, हल्के फुल्के कुछ चार्जेस लगेंगे पीडीएफ के। उसके बाद लाइफ टाइम आपका जितना भी वीडियो जो भी सब्जेक्ट का आएगा, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, कोई पूरा हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इको हो, करेंट अफेयर हो, जो भी वीडियो आपके आते जाएंगे, उन सारे वीडियो के पीडीएफ लाइफ टाइम आपको हर वक्त मिलते रहेंगे, ठीक है। बस वन टाइम खाली थोड़ा सा चार्जेस लगेंगे, थोड़ा सा मेहनत लगता है, उसी का बस आपको लग रहा है, और कुछ नहीं। चलिए तो इजाज़त लेते हैं, धन्यवाद।